आज की वीडियो में हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दैट इज यील्ड वैल्यू दोनों निकालेंगे। और हमको पता ही है ये दोनों निकल जाते हैं तो दोनों के एवरेज को हम लोग फेयर वैल्यू बोलते हैं। मतलब अगर आपने ये सम कर लिया तो एग्जाम ओरिएंटेड सम आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक ही सम में मैंने सारे के सारे हार्ड पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, तो पूरा सम ध्यान से करेंगे तो मुझे लगता है इस चैप्टर के बड़े सम को तो आप कवर कर सकते हो। शॉर्ट सम्स के लिए मैं वीडियोस और बना दूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन अगर रीड करते हो तो 3 टाइप के इक्विटी शेयर दिख रहे होंगे आपको, ए, बी और सी। सब 10-10 रुपए के हैं। एक फुल्ली पेड अप है और बाकी दोनों पार्शली पेड अप है। तो इसका मतलब ये पॉइंट भी कवर हो जाएगा। रिजर्व्स भी दिए हुए हैं इस सम में, करंट लायबिलिटीज भी दी हुई है और ये एसेट साइड पे दिया हुआ है। एसेट साइड पे अंडरराइटिंग कमीशन जो होता है वो फिक्टिशियस एसेट होता है, वो ध्यान से समझ लेने का कि वो हम लोग एसेट्स के टोटल में लेते नहीं हैं। बाकी सबकी हम लोग न्यू वैल्यू ले लेंगे अगर दी हो तो, अगर नहीं दी हो तो हम लोग बुक वैल्यू ले लेंगे। एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए हम लोग नेट एसेट्स निकालते हैं। नेट एसेट्स मतलब सारे एसेट्स को प्लस करना है, सारी लायबिलिटीज को माइनस करनी है। और एसेट्स को जब प्लस करेंगे तो हम लोग मार्केट वैल्यू लेंगे। अगर मार्केट वैल्यू नहीं दी होगी तो बुक वैल्यू लेंगे। तो एडजस्टमेंट पढ़ते हैं तो मालूम पड़ेगा। एडजस्टमेंट अगर आप पढ़ोगे तो गुडविल की वैल्यू दी हुई है कितनी, 75,000। न्यू वैल्यू दे दी है तो हम लोग 75,000 ले लेंगे। डेटर्स को बोला है 20,000 का बेड डेट है तो डेटर्स में से हम लोग 20,000 माइनस करके ले लेंगे। एनआरआर दिया हुआ है और किसी की न्यू वैल्यू दी हुई है। एडजस्टमेंट नंबर 5 अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा बोला हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन वैल्यूड एट ₹1,60,000। प्लांट एंड मशीनरी की न्यू वैल्यू दी हुई है 1,60,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी दी हुई है 55,000। मतलब इन सब की न्यू वैल्यू दी है, बाकी सबकी बुक वैल्यू ले लेंगे। तो देखिए लिख दिया कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, जिसमें गुडविल आ गया 75,000। डेटर्स में से 20,000 माइनस करना है बेड डेट के नाम से। तो अगर आप डेटर्स देखोगे तो कितना है, 1,80,000 है, उसमें से 20,000 माइनस करके कितना लिखेंगे, 1,60,000। तो देखिए डेटर्स आ गया 1,60,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी की न्यू वैल्यू दी हुई है 1,60,000, वो भी कॉपी कर लेंगे। तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी आ गया 1,60,000। फिर इन्वेस्टमेंट की न्यू वैल्यू दी है 55,000, वो भी कॉपी कर देंगे। तो देखिए इन्वेस्टमेंट आ गया 55,000। बाकी सबकी ओल्ड वैल्यू ले लेंगे। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग आता है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिख रहा है, 2,05,000। सीधा सीधा कॉपी मत कर देना, हो सकता है डेप्रिसिएशन दिया हो लायबिलिटी पे तो माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए लायबिलिटी साइड पे आप देखोगे तो डेप्रिसिएशन फंड दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना, 15,000, तो वो माइनस कर देंगे। तो 2,05,000 में से 15,000 माइनस किया तो कितना आ गया, 1,90,000। तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग आ गया 1,90,000। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी हो चुका है, गुडविल ऑलरेडी हो चुका है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अंडरराइटिंग कमीशन हमको लेना नहीं होता क्योंकि वो फिक्टिशियस एसेट होता है। स्टॉक हम लोग कॉपी कर देंगे 2,40,000। तो देखिए स्टॉक आ गया 2,40,000। डेटर्स हो चुका है, हमने ऑलरेडी लिख दिया है। बैंक बैलेंस कॉपी कर देंगे कितना, 10,000 और प्रीपेड एक्सपेंस भी कॉपी कर देंगे 20,000। तो देखिए बैंक बैलेंस आ गया 10,000 और प्रीपेड एक्सपेंस आ गया 20,000। इन सब का टोटल किया तो आ गया 9,10,000। ये एसेट्स का टोटल आ चुका है। इजी। अब इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ 15,000, वो माइनस कर देंगे। तो देखिए लिख दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन फंड की इफेक्ट हम लोग दे चुके हैं। उसके बाद क्रेडिटर्स हैं 55,000 और बिल्स पेबल है 30,000, वो भी कॉपी कर देंगे। तो देखिए बिल्स पेबल 30,000 और क्रेडिटर्स 55,000। इसके ऊपर रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं। अगर डिबेंचर्स होते तो वो भी माइनस करते, लेकिन रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस नहीं करते हैं तो खत्म हो गई लायबिलिटी साइड। तो इन तीनों का टोटल कर दिया तो आ गया 1 लाख। और 9,10,000 में से 1 लाख को माइनस किया तो हमारा नेट एसेट्स आ चुका है 8,10,000। इसमें से माइनस करना है प्रेफरेंस कैपिटल अगर हो तो। क्वेश्चन में प्रेफरेंस कैपिटल नहीं दिया हुआ इसलिए प्रेफरेंस कैपिटल माइनस नहीं कर सकते, 0 लिख सकता हूं। तो देखिए प्रेफरेंस कैपिटल 0 माइनस कर दिया तो वापस आ गया अमाउंट अवेलेबल 8,10,000। इजी। अब हम लोग क्या करेंगे, नोशनल कॉल मंगा लेंगे क्योंकि इक्विटी जो थे 3 थे, फुल्ली पेड अप नहीं थे। जो फुल्ली पेड अप था उससे कुछ नहीं मंगा सकता, जो पार्टली पेड अप थे उससे जो पार्टली अमाउंट अनपेड था उससे हम लोग उतना अमाउंट हम लोग मंगवा लेंगे। जैसे ए जो था 30,000 इक्विटी शेयर्स थे, 10 था, फुल्ली पेड अप था, इससे मैं कुछ नहीं मंगा सकता तो मैं लिखूंगा 30,000 इंटू 0। बी जो है वो 15,000 शेयर है 10 रुपए का, लेकिन 8 पेड अप है तो 2 रुपए मंगा सकता हूं तो मैं लिखूंगा 15,000 इंटू 2। और वैसे ही सी जो है 15,000 शेयर थे 10 रुपए का है, 6 पेड अप है तो 4 रुपए मंगवा सकते हैं तो लिखेंगे हम लोग 15,000 इंटू 4। तो देखिए नोशनल कॉल लिख दिया 30,000 इंटू 0 क्योंकि कुछ नहीं मंगा सकता। बी में लिख दिया 15,000 इंटू 2 30,000 और सी में लिख दिया 15,000 इंटू 4 60,000। सिंपल है। इन सब को प्लस कर दिया तो ये आ गया अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी 9 लाख। इजी। अब
इस 9 lakhs को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से। नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप देखोगे 30,000, 15,000 और 15,000, इजी। तो देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू की फॉर्मूला लगा दी। नेट एसेट्स लिखो या अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी लिखो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अमाउंट अवेलेबल था 9 लाख और नंबर ऑफ शेयर्स थे 60,000, तो 9 lakhs डिवाइड बाय 60,000 कर दिया तो कितना आ गया, 15 रुपये। ये इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई एक शेयर की जो फुल्ली पेड अप है। लेकिन फुल्ली पेड अप सिर्फ एक ही था, ए, तो ए की वैल्यू आ गई 15 माइनस 0, 15 ही आ गई। लेकिन बी से हमने नोशनल कॉल मंगाए थे 2 रुपये, तो मैं 2 रुपये माइनस कर दूंगा, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बी हो जाएगी 15 माइनस 2, 13 रुपये। और सी की वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 4, 11 रुपये, क्योंकि सी से हमने 4 रुपये नोशनल कॉल मंगाए थे, तो वो मैंने माइनस कर दिया। तो हमारे आंसर आ गए 3, 15 रुपये, 13 रुपये और 11 रुपये पर शेयर। ये इंट्रिंसिक वैल्यू आ चुकी है, सिंपल। इसके बाद यील्ड वैल्यू की फॉर्मूला लगाती है। यील्ड वैल्यू की फॉर्मूला हमको पता है क्या होती है। यील्ड वैल्यू को हम लोग मार्केट वैल्यू भी बोलते हैं। एफएमपी रेट अपॉन एनआरआर इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर। जहां पे एनआरआर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एफएमपी रेट मुझे निकालना है, तो सबसे पहले एनआरआर दिया हुआ है वो कॉपी कर देते हैं, और पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर दिया हुआ ही है। एक का फुल्ली पेड अप इसलिए 10 आ जाएगा, बी का 8 पेड अप था और सी का 6 पेड अप था। देखिए ए जो था वो फुल्ली पेड अप था, 10 रुपये का फुल्ली पेड अप था, तो पेड अप वैल्यू आ जाएगी 10। बी जो है वो 8 पेड अप था और सी जो है वो 6 पेड अप था। तो मैंने लगा दिया इंटू 10 इंटू 8 और इंटू 6। और एनआरआर क्वेश्चन में दिया होगा वो देख लेते हैं। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 3 में, नॉर्मल एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10%। मतलब एनआरआर दिया हुआ है कितना, 10%। तो मैंने सब जगह नीचे 10%, 10% और 10% लगा दिया। अब मेरा एक ही काम बचा है, वो है एफएमपी रेट निकालना। एफएमपी रेट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, एफएमपी चाहिए होता है, और एफएमपी के लिए चाहिए होता है मुझे एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन पढ़ते हैं एवरेज प्रॉफिट के बारे में क्या बोला हुआ है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हो, एडजस्टमेंट नंबर 4 में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर लास्ट 3 ईयर्स एज फॉलोज। ये 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, जिसमें 16-17 है, 17-18 है और 18-19 है। अगर आप क्वेश्चन स्टार्टिंग में पढ़ते तो हमारा साल कौन सा है, 18-19 ही है। तो इसका मतलब एक करंट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ और इससे पहले के 2 साल दिए हुए हैं, तो ये 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। अगर आप देखोगे तो आपको कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा, पहले ज़्यादा है फिर कम हुआ फिर वापस ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब कोई इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है। इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है इसलिए वेटेड एवरेज निकालने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल एवरेज निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 3 कर देंगे। लेकिन एक बात का याद रखिएगा, हमारा इस साल का जो करंट प्रॉफिट है वो कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि बेड डेट हुआ है 20,000 रुपये का। एडजस्टमेंट पढ़ा था हमने 2 में, डेटर्स आर कंसिडर्ड गुड एक्सेप्ट ₹20,000। अगर बेड डेट हुआ है करंट ईयर में तो बेड डेट की वजह से प्रॉफिट भी क्या होता है, कम होता है। इसलिए करंट ईयर के प्रॉफिट को हम लोग 20,000 से कम कर देंगे, तो आपको 3 साल के प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। ये सेम टू सेम कॉपी कर दूंगा, ये कॉपी कर दूंगा और इसमें 20,000 माइनस कर दूंगा। तो सबसे पहले निकाल दिया हमने एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये 3 साल के प्रॉफिट है, तीसरे साल को मैंने 20,000 माइनस कर दिया, तो ये 3 साल के प्रॉफिट मिल गए और इन तीनों को प्लस कर दिया, तो ये आ गया टोटल प्रॉफिट। इसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 3 कर दूंगा। क्या करूंगा, डिवाइड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये आ गया एवरेज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 95,625। सिंपल है। इसमें से हमको मालूम है हमको कितनी चीज़ें माइनस करनी पड़ती है। एक तो टैक्स माइनस करना पड़ता है, एक रिजर्व्स में ट्रांसफर किया हो तो वो माइनस करना पड़ता है, और एक प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स की। क्वेश्चन में टैक्स के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो टैक्स है ही नहीं, तो टैक्स कितना आ गया, 0 हो गया। माइनस करने के बाद वापस आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 95,625। इसमें से रिजर्व्स में ट्रांसफर करने को बोला हो तो वो माइनस कर देंगे, उसके लिए वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसा बोला एडजस्टमेंट नंबर 4 में 20% वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एवरी ईयर। हर साल 20% हमको रिजर्व्स में ट्रांसफर करना है, तो मैं एक साथ 20% माइनस कर देता हूँ। तो ट्रांसफर टू रिजर्व लिख दिया 20%। 20% कितना आया, 19,125। ये कैसे आया, ये जो 95,625 है इंटू 20% कर दिया, तो ये आ गया 19,125। अगर चाहे तो आप लिख सकता हूँ मैं, क्लियर है। तो ये आ गया 19,125। इसको माइनस किया तो हम लोग पहुंच गए एवरेज प्रॉफिट पे, जो है 76,500 बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड। इस सब में प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं हो सकता, इसलिए प्रेफरेंस डिविडेंड 0 आ गया। और ये आ गया हमारा एफएमपी 76,500। हमारे लिए एफएमपी रेट निकालने के लिए एफएमपी निकालना जरूरी था, जो निकल चुका है 76,500। अब इस एफएमपी की मदद से एफएमपी रेट निकाल लेंगे। एफएमपी रेट निकालने की फॉर्मूला होती है एफएमपी रेट इज इक्वल्स टू एफएमपी अपॉन पेड अप कैपिटल इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकलता है इसलिए इंटू 100 लगा दिया।
FMP अभी हमने निकाला 76,500 डिवाइड बाय पेड अप कैपिटल चाहिए। पेड अप कैपिटल इज नथिंग बट इक्विटी का जो अमाउंट है वो तीनों का प्लस कर देने का। तो इक्विटी 3 थे, तीनों के अमाउंट को मैं प्लस कर दूंगा, दैट इज 3 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 90,000, तो आ जाएगा 5,10,000। तो यहाँ लिख दिया 5,10,000। अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर देंगे, 76,500 डिवाइड बाय 5,10,000 इंटू 100, तो FMP रेट आ जाएगा 15%। ये आ गया FMP रेट। अब इस FMP रेट को हम लोग फॉर्मूला में लगा देंगे तो हमारी यील्ड वैल्यू आ जाएगी। ये यील्ड वैल्यू की फॉर्मूला हमने पहले लिख दिया था, जहाँ पे इंटू 10 इंटू 8 इंटू 6 लिखा हुआ था, 10% 10% 10% लिखा हुआ था। बस मुझे FMP रेट चाहिए था जो आ चुका है 15%, 15% और 15%। अब इसको सॉल्व कर देंगे, कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 15 रुपये, B की वैल्यू आ जाएगी 12 रुपये और C की वैल्यू आ जाएगी 9 रुपये। सिंपल। अगर क्वेश्चन में फेयर वैल्यू निकालने को बोला होता तो मैं A की इंट्रिंसिक वैल्यू और A की यील्ड वैल्यू दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देता। वैसे ही B के लिए एक B की इंट्रिंसिक वैल्यू, B की यील्ड वैल्यू दोनों को प्लस करता, डिवाइड बाय 2 कर देता, एंड सो ऑन C के लिए भी कर देता। लेकिन फेयर वैल्यू निकालने को बोला नहीं था, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया। सिंपल। जो उम्मीद है आपको इस सम में मेन चीज समझ में आ गई होगी। एग्जाम ओरिएंटेड सम आपको मैंने करवा दिया है। ये सम एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ये कर लोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। शॉर्ट सम्स मैं करवाता रहूंगा, एग्जाम से पहले ही अपलोड कर दूंगा ताकि आप इजीली पढ़ पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट सम के साथ।